नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए मोदी ने हर्षवर्धन, जावड़ेकर, रविशंकर को हटाया, ज्योतिरादित्य पारस को इनाम। नहीं रहा हिंदुस्तानी सिनेमा का सितारा दिलीप कुमार, शोक में डूबा हिंदुस्तान। नंदीग्राम मामले से जज हटे मगर ममता पर 5 लाख का जुर्माना ठोक कर। एक्टिविस्टों के कंप्यूटरों में वायरस से डाले गए थे दस्तावेज, रिपोर्ट का दावा। यूपी में जंगल राज, मुरादाबाद में मां बाप के सामने नाबालिग से गैंग रेप। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जबरदस्त झटका दिया है। उन्होंने कई कैबिनेट मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद तो हैं ही, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री को कड़ी चिट्ठी लिखने वाले संतोष गंगवार को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फेरबदल की शुरुआत थावरचंद गहलोत की छुट्टी से हुई थी, मगर आज दिन भर इस्तीफों की खबरें आती रहीं। पश्चिम बंगाल कोटे से मंत्री बने बाबुल सुप्रियो भी विदा हो गए हैं। जहां तक नए मंत्रियों का सवाल है तो 1.5 साल से इंतजार में बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिर मंत्री की कुर्सी मिल ही गई है। एलजेपी तोड़ने वाले पशुपति पारस को भी इनाम दिया गया है। कैबिनेट विस्तार में 43 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू ने कैबिनेट मंत्री के पद पर की शपथ ली है। हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया और भूपेंद्र यादव ने भी मंत्री पदों की शपथ ली है। वहीं इस मंत्रालय का विस्तार कुछ बड़े मंत्रियों पर भारी पड़ा है। जैसा मैंने पहले कहा, इन मंत्रियों को कैबिनेट के विस्तार से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। वहीं कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं हैं। क्या वे भी अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे, इस्तीफा देंगे, या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे? कांग्रेस ने कहा कि देश को बेहाली बदहाली की कगार पर ला खड़े करने और कोरोना महामारी में जिम्मेवारी से मुंह मोड़ने पर मोदी जी की परफॉर्मेंस का हिसाब कब होगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि वो हमेशा से करते आए हैं, सरप्राइज एलिमेंट रहता है, चौंकाने वाली चीज़ होती है। और चौंकाने वाली चीज़ आज ये रही कि इतने बड़े बड़े नामधारी मंत्रियों को उन्होंने एक झटके में ही साफ कर दिया। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन का समझ में आता है क्योंकि ये कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज जैसा रहा है उससे कोई भी खुश नहीं था। लेकिन दरअसल स्वास्थ्य मंत्री को कितना दोष दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जब सारे मंत्रालयों को देख रहे हों, सारे मंत्रालयों के कामकाज उन्हीं के इशारों पर हो रहे हों, तो दोष मंत्रियों को देना चाहिए, प्रधानमंत्री को? ये मूल सवाल है। बहरहाल इस जो कवायद की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके कई मकसद हो सकता है कि जावड़ेकर, हर्षवर्धन और इन सब का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश या दूसरे चुनाव में करना हो, जो कि बहुत ही क्रूशियल हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिहाज से भी। तो ये भी एक प्लान बी हो सकता है। लेकिन इससे जो मंत्रिमंडल है वो भी कमज़ोर होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी के पास टैलेंट का टोटा है। ये जब पहली बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तब भी कहा गया था, दूसरी बार ली तब भी और अब भी। तो प्रधानमंत्री के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं है। जिस तरह के लोग मंत्री बनाए गए आप उनको देख लें, उनके पास कोई बहुत अनुभव नहीं है, बहुत जानकारियाँ नहीं हैं और उनको बड़े बड़े मंत्री पद थमा दिए गए हैं। तो इनसे सरकार के कामकाज में कोई बेहतरी आएगी, इसका विश्वास पैदा नहीं होता है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, चुनाव के नज़रिए से है, थोड़ा सा संतुलन है बैठाने की कोशिश है, थोड़ा लोगों को खुश करना था। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका तो पुरस्कार उनको मिलना चाहिए था। बेचारे 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे, चलिए उन्हें एक कुर्सी मिल गई, महाराजा साहब खुश हो गए होंगे।
पशुपति पारस ने एलजेपी तोड़ दी, उसका पुरस्कार उनको दे दिया गया है। अब बेचारे हनुमान कलपते घूम रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि उसका असर पड़े। नारायण राणे को महाराष्ट्र में चूंकि वो पार्टी छोड़ कर आए थे, कांग्रेस छोड़ कर आए थे, इसलिए वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, तो वो भी हो गया है। भूपेंद्र यादव काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री के विश्वस्त बने हुए हैं, तो उन्हें भी एक जिम्मेदारी अब मंत्रिमंडल में सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर ये नया मंत्रिमंडल बेशक बन गया है, लेकिन विश्वास पैदा करता नहीं है कि कामकाज सुधरेगा। दरअसल मंत्रियों के जिम्मे कुछ काम ही नहीं है। प्रधानमंत्री के कामकाज में सुधार की पूरी गुंजाइश है, वो बदलने को तैयार नहीं होंगे। तो मंत्रियों के कामकाज की कोई आप समीक्षा करें, ये ठीक भी नहीं है। तो दोष प्रधानमंत्री का है, इसलिए उम्मीद मत कीजिए बाकी मंत्रियों से कि वो कोई चमत्कार कर देंगे मंत्री बनने के बाद। और अब एक दुखद खबर, भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। दिग्गज अभिनेता और सुपरस्टार दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पूरे देश ने इस खबर को एक आघात के रूप में लिया है। हालांकि वे बीमार चल रहे थे और उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, वो 98 साल के हो गए थे, मगर उनका जानदार अभिनय और शानदार शख्सियत सिने प्रेमियों के दिलो दिमाग पर अभी भी छाया हुआ है। इसलिए इस सूचना से, इस खबर से उन्हें धक्का लगा। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित राजनीतिक जगत की भी और सिनेमा जगत की भी बहुत सारी हस्तियों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दिलीप कुमार के परिवार में उनकी पत्नी सायरा बानो हैं, जो उनकी अंत तक देखभाल करती रही हैं। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार के निधन पर अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि उस एक युग का पर्दा गिर गया है जो फिर कभी नहीं लौट के आएगा। अक्षय कुमार ने लिखा है कि अभिनेताओं के वो हीरो थे। सनी देओल ने लिखा है कि एक युग का अंत हो गया है। धर्मा प्रोडक्शंस ने उन्हें सदाबहार अभिनेता और लीजेंडरी सुपरस्टार बताया है। दिलीप कुमार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज भी मिला था, जिसे उन्होंने करगिल युद्ध के समय लौटा दिया था। दिलीप कुमार ने कई सिनेमाई पुरस्कार भी जीते थे। उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाला पुरस्कार सबसे पहला मिला था। उन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के। तो कोई मुकाबला नहीं है। दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार की जो अदाकारी है वो भारतीय सिनेमा का एक माइलस्टोन है। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, अपने आप में एक स्कूल थे जिसको फॉलो करते हैं बहुत सारे एक्टर। हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन भी अपने शुरुआती दिनों में दिलीप कुमार की नकल करते रहे हैं। शाहरुख खान और दूसरे बहुत सारे कलाकार दिलीप कुमार से अभिनय सीख कर आगे बढ़े हैं और उनको बहुत जगह उन्होंने कॉपी किया है। तो दिलीप कुमार की वो अभिनय की दुनिया में वो धाक थी, वो साख थी। और उन्होंने सत्यजीत रे तक कहते थे कि वो पूरी तरह से मेथड आर्टिस्ट हैं। एक पूरी जो विधि होती है एक्टिंग की, उसको फॉलो करते हुए वो एक्टिंग करते हैं। तो एक क्लासिकल एक्टर थे वो। और उनकी जो तमाम फिल्में हैं वो बताती हैं कि वो कितने उम्दा कलाकार थे। किसी फिल्म में उनका होना ही उस फिल्म की सफलता की गारंटी थी, उसकी लोकप्रियता की गारंटी थी। मुग़ल-ए आज़म हो, नया दौर हो, दर्जनों फिल्में ऐसी गिनाई जा सकती हैं जिसमें उन्होंने देवदास की बात करना ज़रूरी है, वो भी एक माइलस्टोन सिने फिल्म थी उनकी। तो उन्होंने अपने अभिनय से पूरी भारतीय सिनेमा को जो एक शख्सियत दी, एक ऊंचाई दी, उसको कोई कभी नकार नहीं सकता, कभी कोई भुला नहीं सकता है। उन्होंने एक अभिनय की नई परंपरा शुरू की जिस पर बहुत सारे लोग आगे चलते रहे। और हम सब जानते हैं कि दिलीप कुमार का जितना शानदार करियर था, जितना उनकी अदाकारी जिस स्तर की थी, वैसे ही वो उम्दा इंसान भी थे। और उन्होंने उस अपनी शख्सियत को अंत तक बचा कर रखा, संभाल कर रखा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तथाकथित सुपरस्टार किस तरह से बाज़ार में औंधे
गिर पड़े हैं, कीचड़ में लौट रहे हैं पैसों के लिए। लेकिन दिलीप कुमार को आप देखिए कि जब तक वो अभिनय की दुनिया में थे उन्होंने अभिनय किया, और जब अभिनय से हटे तो उन्होंने कभी ओछे किस्म के काम नहीं किए। उन्होंने अपनी गरिमा को, अपनी प्रतिष्ठा को बचा कर रखा। और जाहिर है कि जब हम इस तरह के एक कलाकार को देखते हैं जो इतने 98 साल तक हमारे बीच में रहा हो और करीब 40-45 साल तक उसने फिल्म इंडस्ट्री को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हो और फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई दी हो, उसको नई लोकप्रियता दी हो दर्शकों के बीच में, वो अपनी मर्यादा को बहुत अच्छे से जानता था। वो पक्के देशभक्त थे, इसीलिए जब कारगिल में ये का हमला हुआ तो उन्होंने अपने को जो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें नवाजा गया था वो लौटा दिया। और हम सबको जानना चाहिए कि हालांकि वो पाकिस्तान से ही आए थे, वो पेशावर के पास के रहने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी जड़ों को और सींचा और हिंदुस्तानियत को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान विभाजन भले हो गया हो, लेकिन दिलीप कुमार उस अविभाजित हिंदुस्तान के कहना चाहिए बहुत ही मकबूल हस्ती थे। और दोनों ही सरहद के इस पार भी और उस पार भी उन्हें उतना ही पसंद किया जाता था, सराहा जाता था। तो एक नायाब कलाकार, नायाब शख्सियत हमारे बीच से चली गई है, बहुत दुखद है। हालांकि उम्र हो गई थी, इसके बावजूद उनकी कमी महसूस की जाएगी, लेकिन उनकी फिल्में हैं, उनका यादगार अभिनय है जिसे हम हमेशा सराहते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगली खबर लेते हैं। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंद्र ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस चंद्र ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए, उससे विवाद हुआ, इसलिए वो इस मामले से हट रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे साथ एक राजनीतिक दल के गहरे संबंध हैं, लिहाजा मेरा इस मामले से हट जाना ही बेहतर है। इस आरोप पर फैसला आम लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, इस पर निर्णय मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उन्होंने इसके आगे कहा कि इस देश में ये नामुमकिन है कि किसी आदमी का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध न हो। इसके अलावा जज की नियुक्ति के मामले को सार्वजनिक करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो गोपनीयता बनाए रखेंगे। जस्टिस चंद ने कहा कि मैं खुद को ये समझाने में असमर्थ हूं कि यहाँ पर हितों का टकराव है, लेकिन जाते जाते कौशिक चंद ने ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया। चंद का कहना है कि याचिकाकर्ता ने उन्हें बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाए थे, इसलिए ये जुर्माना लगाया गया है। तो जस्टिस कौशिक चंद्र पहले दिन से ही प्रश्नों के घेरे में थे, क्योंकि उनकी निकटता संघ के साथ, संघ परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ स्पष्ट हो चुकी थी। उनकी बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारे रिकॉर्ड सामने आ चुके थे, जिनसे ये साफ लगता था कि वो संघ परिवार के करीबी हैं, उससे हमदर्दी रखते हैं। फिर उसी समय ये मांग उठी थी कि उनको इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अलग नहीं किया। अव्वल तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको ही अपॉइंट नहीं करना चाहिए था, उनको ही ये मामला कौशिक चंद को नहीं सौंपना चाहिए था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक हैं उनका भी रुझान संघ परिवार और बीजेपी के प्रति स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो उन्होंने कौशिक चंद को ये मामला दिया, पहली गलती उनकी तरफ से हुई, और फिर दूसरी गलती कौशिक चंद ने की, जो इतने दिनों तक वो इस मामले की सुनवाई करते रहे। तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, किसी का भी किसी भी पार्टी के प्रति रुझान हो सकता है, उससे निकटता भी हो सकती है, संबंध भी हो सकते हैं, और जज चूंकि इस समाज का, इस राजनीतिक तंत्र का हिस्सा हैं, इसलिए उनका भी ये संभव है। लेकिन जब आप जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सार्वजनिक स्तर पर अगर उनके साथ मिलते जुलते देखे जाएंगे तो आप पर प्रश्न उठेंगे, आपकी नीयत पर प्रश्न उठेंगे, आपकी न्यायिक क्षमता पर प्रश्न उठेंगे, और आप पर ये संदेह की उंगलियां उठेंगी कि हो सकता है कि आप उस तरफ झुक सकते हैं। और ये मामला तो ऐसा था जिसमें उनकी प्री पार्टी एक पार्टी थी और दूसरी उसकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी टीएमसी, इन दोनों के बीच में झगड़ा था। तो ऐसे मामलों में तो उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए था, बहुत पहले रिक्यूज कर लेना चाहिए था, अलग होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि कौशिक चंद्र ने जाते जाते भी एक कहना चाहिए कि ओछापन दिखाया कि उन्होंने ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया।
आमतौर पर इस तरह से जब कोई मामले को कोई जज छोड़ता है तो इस तरह का कोई निर्णय नहीं देता है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब इस पूरे मामले की सुनवाई कोई दूसरी बेंच, कोई दूसरा जज करेगा तो ये उस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रतिशोध की भावना है, कष्ट हो रहा है कि इस मामले में कि वो सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं और शायद अपनी प्री पार्टी को लाभ भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए जाते जाते उन्होंने ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश की, जुर्माना लगाकर, जो कि न्यायिक इतिहास में कोई बहुत अच्छे तौर पर नहीं देखा जाएगा। और हो सकता है ममता बनर्जी इसको भी चैलेंज करेंगी और ये अगर रद्द हो जाता है तो कौशिक चंद पर एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अगली खबर लेते हैं। एक अमेरिकी फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आदिवासियों के लिए काम करने वाले सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर में वायरस के माध्यम से उन दस्तावेजों को डाला गया था जिनके आधार पर उनको भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी बनाया गया है। स्टैन स्वामी की तरह ही सुरेंद्र गाडलिंग को भी प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी से संबंध रखने के आरोप में आतंकवाद विरोधी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुरेंद्र गाडलिंग से पहले एक और सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्सन के कंप्यूटर में भी इसी तरह के वायरस के द्वारा आपत्तिजनक दस्तावेज डाले जाने की रिपोर्ट आई थी। विल्सन के वकील ने अमेरिका स्थित एक डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी से उनके लैपटॉप की जांच करवाई तो साइबर हमले की बात का खुलासा हुआ। वाशिंगटन पोस्ट ने इसी साल फरवरी में इस पर रिपोर्ट छापी थी और इसने लिखा था कि खबर छापने के पहले इसने 3 निष्पक्ष लोगों से जांच करवाई और इस रिपोर्ट को सही पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि रोना विल्सन और सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटरों पर एक ही हैकर ने हमला किया था। हालांकि अभी तक इसकी जांच नहीं कराई गई है कि क्या स्टैन स्वामी के कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उनके साथ भी यही किया गया होगा। रिपोर्ट में इसके कुछ सुराग मिले हैं। स्टैन स्वामी, सुरेंद्र गाडलिंग और रोना विल्सन उन 16 आरोपियों में से हैं जिन्हें भीमा कोरेगांव के मामले में आरोपी बनाया गया है। ये सभी 16 आरोपी किसी न किसी रूप में गरीबों, आदिवासियों, दलितों के लिए काम करते रहे हैं और सामाजिक स्तर पर इनकी एक प्रतिष्ठा रही है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उसकी लड़ाई के मामले में। तो ये जो पूरा भीमा कोरेगांव का मामला है, हम सब जानते हैं कि पूरी तरह से फर्जी है। जितने भी सबूत दिए जा रहे हैं वो फर्जी हैं, कहीं से कुछ भी नहीं है एनआईए के हाथ में। लेकिन आप जानते हैं कि पहले ये पूना पुलिस काम कर रही थी इस पर और उसने महाराष्ट्र में तब फडणवीस की सरकार थी, तब उसने ये सिलसिला शुरू किया था इनको फंसाने का। और बाद में जैसे ही सरकार बदली और सरकार ने जो उद्धव सरकार बनी तो उसने कहा कि हम इस मामले को ख़त्म करेंगे, वैसे ही केंद्र सरकार ने तुरंत एनआईए को डाल दिया और मामला अपने हाथ में झपट लिया। और झपटने के बाद क्या हुआ, इस तरह के फर्जी तरीकों से उन्हें फंसाने की कोशिशें शुरू कर दी। तो ये पूरा 16 लोगों को जो फंसाया गया है, जिसमें से एक स्टैन स्वामी की मृत्यु हो चुकी है, बल्कि कहना चाहिए उनकी हत्या की जा चुकी है, और बाकी 15 भी अभी जेल में हैं। उनके कंप्यूटरों में फर्जी दस्तावेज डाले गए, उनको फर्जी मेल भेजे गए, उनके बहाने उनको पकड़ा गया। और ये दुखद बात यह है कि हमारी अदालतें भी निकम्मी साबित हुई हैं। उन्होंने भी इस मामले को इन 2-2.5 सालों में ठीक से न देखा है और न ही इन लोगों को जमानत दी है। तो ये एक शर्मनाक पूरा वाकया है, पूरा हादसा है हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के इतिहास का। हमारे लोकतंत्र पर काला धब्बा है, हमारे संविधान पर ये पानी फेरने जैसा है। बहुत ही दुखद है और ये एक एक करके परतें खुल रही हैं, और ये भी कि हमारी सरकार की, मोदी सरकार की मंशा क्या है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग के साथ उसके माँ बाप के ही सामने 8 लोगों ने गैंगरेप की घिनौनी हरकत की है। आरोप है कि नाबालिग को कई दिनों तक बंधक भी बनाकर रखा गया। ये दुष्कर्म उससे इस बात का बदला लेने के लिए किया गया कि उसका भाई गांव के ही एक परिवार की एक लड़की के साथ भाग गया था। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने नाबालिग के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। दोनों ही परिवार बरेली के रहने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक घर छोड़कर गई लड़की के पिता, भाई और चाचाओं ने नाबालिग से बलात्कार किया और उसके माता पिता बेबस होकर देखते रहे।
29 जून को नाबालिग के माता पिता को चेतावनी दी गई थी कि अगर वे पुलिस के पास गए तो उनकी बेटी को मार दिया जाएगा और उन्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा, जबकि नाबालिग को बंधक बनाकर रखा गया और उसे 4 जुलाई को रिहा किया गया। जिले के एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र ने टीओआई को बताया कि जब लड़की घर लौटी और उसने अपने साथ हुई आपबीती को बयान किया तो हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की। ये दोनों ही परिवार एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, लेकिन जब नाबालिग का बड़ा भाई इस घटना के अभियुक्त की बेटी के साथ घर से भाग गया तब से इनके रिश्ते खराब हो गए थे। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वे घर से भागे प्रेमी युगल को भी खोज रहे हैं। तो एक सामान्य प्रेम की वारदात है, प्रेम की घटना है। 2 युवक युवती प्रेम करते थे, सामाजिक दबाव से, भय से, आतंक से बचने के लिए उन्होंने भाग गया, जो कि आमतौर पर होता है। लेकिन ये कितना घृणित है कि एक परिवार उसका बदला लेने के लिए दूसरे परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है और उसको तनिक भी शर्म नहीं आती है। कितने घटिया लोग होंगे वो आप सोच सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी टिप्पणी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का क्या आलम है। बरेली जैसी जगह, जहां हम सब जानते हैं कि एक बड़ी जगह है, उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों की ये खबर है। पुलिस को भी इतने दिनों बाद पता चला है और ये वारदात हुई है। योगी के जिसे दावा करते हैं योगी कि हमने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपनी ठोको नीति से ठीक कर दिया है, इतने सारे फर्जी एनकाउंटर करने के बाद भी अभी आलम यह है कि पुलिस बिल्कुल भी चाक चौबंद नहीं, पुलिस का कोई भय नहीं है और इस तरह के जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं वो बेधड़क होकर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो ये बहुत ही दुखद हादसा है उत्तर प्रदेश में और इस पे शर्म आनी चाहिए हमारे इस पूरे सभ्य समाज को कि इस तरह से भी ये हम दूसरे देशों का हवाला देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी ये बहुत हो रहा है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस बुलेटिन को, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।